जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? इरम, आपको आवाज़ आ रही है? फौजिया, वॉइस क्लियर है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इरम, मैं ठीक हूँ। जी बताएं, वॉइस क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है इरम आपको मेरी क्लियर? हाँ जी इरम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब देखें ठीक है? जी इरम, आवाज़ क्लियर है आपको मेरी? आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है, बाकी लोगों से भी कहें कि वो ऑनलाइन आ जाएँ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। आपने मुझे सीआर ने भेजा था कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई टॉपिक है जिसमें कि कोई क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका टॉपिक है, जो कि मुझे सीआर ने भी आपने बोला था, वो रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इस वीक में। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें मैंने काफ़ी ढूंढा है, मतलब उसमें एक अनक्लियर सा उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आई डोंट नो इन व्हाट सेंस, लेकिन हम उसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको डिस्कस कर लेंगे कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो हेल्थ का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे क्या मुराद लिया जाता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। ठीक है, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। जी सीआर, बाकी सबको भी बोले, मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया, हम सबको बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग जो है वो स्टार्ट कर दें। दिस इज़ नॉट गुड वे कि आप इस तरह से आराम से बैठे हुए हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी कहें कि वो आए और स्टार्ट करें आके हम लोग, ताकि सिर्फ ओनली 3 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट हैं यहाँ पे। बाकी सबको भी कहें कि वो आ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें। फिर हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट। जी फौजिया, आप बाकी स्टूडेंट्स को बोलिए, आयशा, इरम, बाकी सबको भी बोलें कि ऑनलाइन आए। सिर्फ देखें 4 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबकी एब्सेंट मार्क कर देनी है जो लोग प्रेजेंट भी हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो काइंडली सबको बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाए, बराए मेहरबानी।
ठीक है, अभी भी सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, इवन बाकी सब लोगों से भी कहें कि वो आ जाएं। अभी भी जस्ट आपके जो है वो 7 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी लोगों को लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सबकी मैं फिर एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। बहुत बुरी बात है क्लास ये। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स में बात करते हैं। कहते हैं इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेस। ठीक है, आज हमने एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है। इन दिस द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, नंबर 3 डिस्कस द यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ द वाटर। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन वाटर पोल्यूशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिस्कस डिफरेंट वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। ठीक है, जब आप कम्युनिटी में काम कर रहे होते हो तो कम्युनिटी हेल्थ में जो है वो आप ओवरऑल उसकी हाइजीन के बारे में भी बात कर रहे होते हो, उनकी सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे होते हो, उनकी फूड क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हो। कम्युनिटी का मतलब यही है कि आप उस जो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि आपकी अंडर स्टडी है, जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो, आप उसकी होली सोली जो है उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं आप लोग उनके ऊपर बात करते हो। सोशल एस्पेक्ट भी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, और इन शॉर्ट हर तरह के एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो आपकी डिस्कशन होती है। देन इंग्लिश वाटर बॉर्न एंड वाटर रिलेटेड डिजीजेज आ जाती हैं। Explain the water quality criteria and standards, define air pollution and discuss the sources of air pollution. Then आपके पास आता है discuss the effects of the air pollution, discuss the different methods for the prevention and control of air pollution, define medical entomology and enlist arthropod-borne diseases. Then we will discuss the transmission of the arthropod disease and principle of the arthropod control. And lastly, the diseases caused by improper human excreta disposal. ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा सेफ डिस्पोजल। तो सबसे पहले देखें इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब अगर माहौल साफ़ है तो मतलब ओवरऑल वी आर हेल्दी। अगर हमारा माहौल साफ़ नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा पहाड़ है, साफ सा स्काई है, ठीक है, पोल्यूटेड फ्री एयर है, पोल्यूटेड फ्री वाटर है, ग्रीनरी है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मतलब अगर इस तरह की इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, एज ए कम्युनिटी हम लोग हेल्दी हैं। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, मतलब इन्वायरमेंट जिस वर्ड से निकला है वो एक ओल्ड और फ्रेंच वर्ड से निकला है। ठीक है, एन का मतलब होता है इन, वायरॉन होता है सर्कल। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट जो है वो इन का मतलब इन होता है और वायरॉन का मतलब सर्कल होता है। तो द सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशन बाय विच वन इज सराउंडेड। ठीक है, मतलब वो सारे की सारा माहौल, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, वो सारी की सारी कंडीशंस जिसमें कोई भी पर्सन जो है उसने सराउंडिंग में वो मौजूद होता है, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्लाइमेटिक, एडिफिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दैट एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स किस्म का क्लाइमेट है, माहौल है, ठीक है, जो कि सॉइल बेस्ड है, एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि एक्ट अपॉन होता है एन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, और इकोलॉजिकल कम्युनिटी पे ओवरऑल। तो ये क्या कहलाता है, ये एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट इज द टूल ऑफ द नेचुरल कंडीशंस अंडर विच एनिमल्स लिव, इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक, जियोग्राफिक, ठीक है, फिजियोग्राफिक एंड फॉनल कंडीशन, ऑल डैट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट। ठीक है, मतलब आपकी जिस जगह पे आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, ठीक है, वहाँ का खित्ता, वहाँ की टोटल आबो हवा, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स, वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स, ठीक है, जो कि आपके एक्सटर्नल होते हैं, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट का टोटल पार्ट होते हैं। All that which is external to the individual host, it can be divided into physical, biological, social, cultural factors। ठीक है, और इन सब से हटके जो आपने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर चीज़ों को, जैसे वो फिजिकल हो सकता
सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, ठीक है, मतलब ये फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ऑल ऑफ विच कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस इन पॉपुलेशन, जो कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जो है पॉपुलेशन का उसको बताते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की डेफिनेशन के मुताबिक environmental health comprises those aspects of the human health including quality of life that are determined by physical, biological, social and psychological factors in the environment, ठीक है, मतलब एक ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी ओवरऑल आपकी साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग, करेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग दोज फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट दैट कैन पोटेंशियली इफेक्ट्स एडवर्सली द इफेक्ट हेल्थ ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। इसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि इसमें वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ओवरऑल आपके एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसमें एडवर्सली हेल्थ इफेक्ट्स भी आ जाते हैं आपके, कंट्रोलिंग, प्रिवेंशन, करेक्टिंग से रिलेटिंग चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद कहता है NIEHS चार्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ये चार्टर है कि इंग्लैंड का जो कि इंग्लैंड वालों ने बनाया था कि द स्टडी ऑफ दोज फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिकेंट्स भी हो सकते हैं जो कि एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, और फूड ट्रांसफर टू ह्यूमंस बाय इनहेलेशन, और वो फूड जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है इनहेलेशन के थ्रू, जैसे कि हमने इनहेलेशन से फैलने वाली डिजीज़ या फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा, इंजेक्शन से, एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेस का हिस्सा है। अब हमने पीछे पढ़े थे कि 2-3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, सोशल होता है, ठीक है। उनमें से सबसे पहले फिजिकल की अगर हमने बात की तो उसमें एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, आपकी सॉइल आ जाती है, आपकी क्लाइमेट आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है, हीट आ जाती है, लाइट आ जाता है, नॉइस है, डेब्रिस है, और एयर पोल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिक वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं। Then we will talk about biological. Biological में all types of viruses, bacteria and other microbes, insects, rodents, animals and plants. इसके अलावा डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, जो रिजर्वायर से इन्फेक्शंस फैलती हैं। इसके अलावा जो आपका होस्ट कंट्रीब्यूटिंग डिजीजेज हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट है, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है, ये सारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल और सोशो इकोनॉमिक अगर इसकी बात करें तो उसमें कहते हैं कल्चर, वैल्यूज़, कस्टम्स, हैबिट्स, मोरल्स, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ हेल्दी इन्वायरमेंट। जैसे कि आपके पास क्लीन एयर है, सेफ एंड सफिशिएंट वाटर है, सेफ एंड एडिक्वेट फूड है, सेफ एंड पीसफुल सेटलमेंट्स हैं, स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ठीक है। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो हमारे पास वाटर सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब जो हमारा वेस्ट है उससे रिलेटेड जो वाटर है उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। वेक्टर कंट्रोल है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद फूड हाइजीन एंड सेफ्टी आ जाती है। देन आपके पास एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, एनवायरमेंटल रेडिएशन हैजर्ड्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाती है आपकी, एनवायरमेंटल नॉइस मैनेजमेंट है, अकोमोडेशन एस्टेब्लिशमेंट्स है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि ओवरऑल हम जो भी इम्पैक्ट होता है उसको हम असेस करते हैं, ठीक है। पोर्ट हेल्थ की बात करते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन यानी कि आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं उससे की प्रिवेंशन रिलेटेड हम लोगों ने काम करना होता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स, ठीक है, पब्लिक रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, ठीक है,
जितने भी आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है वो टूरिस्ट जाते हैं, जो कि इंटरनेशनली भी आते हैं और नेशनली भी मूव करते हैं। देन आपके पास इन्वायरमेंटल हेल्थ मेजर्स आ जाती हैं, जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद एपिडेमिक, इमरजेंसीज, डिजास्टर एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पे कुछ पॉपुलेशन जो होती है वो माइग्रेट कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव इन्वायरमेंटल हेल्थ सर्विलेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है इन्वायरमेंटल हेल्थ सर्विलेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अब व्हेन वी विल टॉक अबाउट वाटर हेल्थ, तो सेफ एंड होलसम वाटर आ जाता है। फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होना चाहिए, प्लेजेंट टू टेस्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर, मतलब उसमें किसी किस्म का कोई कलर ऑर्डरिंग नहीं होनी चाहिए, यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस होना चाहिए। देन आपके पास आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट में आ जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जैसे 2 लीटर, ठीक है, पर्सन या पर डे। डोमेस्टिक पर्पस जो है वो आपके पास मतलब एक पर्सन के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2 लीटर है, ठीक है। और जो डोमेस्टिक पर्पस है वो 150 टू 200 लीटर पर डे है, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर में सबसे पहले आपका पब्लिक पर्पस आ जाता है और इंडस्ट्रियल पर्पस आ जाता है। देन आपके पास एग्रीकल्चर पर्पस आ जाता है और हाइड्रो पावर प्रोडक्शन आ जाती है। अब वाटर की सोर्सेज क्या है, मतलब वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। मेनली आपके पास जो है वो रेनफॉल है, रेन वाटर है। देन आपके पास सरफेस वाटर एंड देन आपके पास ग्राउंड वाटर है, ठीक है। रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। वाटर पोल्यूटेड कितने तरह से हो सकता है, जब भी आपका एक्सक्रीटेड वाटर या कह लें डर्टी वाटर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स होता है उस वक्त वो होता है। उसमें सेवेज भी आ सकता है, ठीक है। आपका सैनिटरी या सेवेज सिस्टम ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, जितना भी आपका हैवी किस्म की आर्सेनिक इंडस्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, वो सारा का सारा अपना जब पोल्यूटेंट्स जो है वो मिक्स करती हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर में जितनी भी खादें हैं, ठीक है, जितना भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, उनका सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जब आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स होता है। देन फिजिकल पोल्यूटेंट्स हैं, देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। देन आ जाता है प्यूरिफिकेशन इन स्मॉल स्केल, जब आप उसको प्यूरिफाई कर स्मॉल स्केल के ऊपर, जैसे हाउस होल्ड लेवल आ जाता है। हाउस होल्ड लेवल में आपके पास बॉइलिंग आ जाती है, ठीक है, डिसइंफेक्शन आ जाता है, फिल्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन इन लार्ज स्केल में स्लो सैंड फिल्टर आ जाता है, रैपिड सैंड फिल्टर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन वाटर के आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज वाटर प्यूरिफिकेशन? वाटर प्यूरिफिकेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ द डर्टी हार्मफुल वाटर इन क्लीन सेफ वाटर, ठीक है। यानी कि जब भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर आपके सेफ वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। वाटर प्यूरिफिकेशन जनरली मीन्स freeing water from any kind of impurities it contains। किसी भी किस्म की ठीक है। उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन जनरली मीन्स freeing water from any kind of impurity it contains such as contaminants और microorganism, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटेमिनेंट से आपने उसको फ्री रखना होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी। पहले ये देखेंगे, because we purify water to get rid of contaminants that can be detrimental to our health, ठीक है। मतलब हमने क्या करना होता है, अपनी ड्रिंकिंग वाटर में से इस किस्म की चीज़ों को फ्री करना होता है ताकि जितने भी डेट्रीमेंटल्स हैं, ठीक है, जितने भी डेट्रीमेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हैजर्ड्स ना बने। वाटर प्यूरिफिकेशन और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants from surface water or groundwater to make it safe and
पैलेटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। मतलब आपका आइदर वो ग्राउंड वाटर है, आइदर वो आपका सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है, इन दोनों को अगर आपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, इनको फ्री करना है फ्रॉम पोल्यूटेंट्स, ठीक है, फ्रॉम आर्सेनिक, फ्रॉम कॉपर, हैवी मेटल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जो कि फेटल टू हेल्थ है, ठीक है। और आपने उसको क्या बनाना है, पैलेटेबल करना है और सेफ बनाना है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ताकि ह्यूमन बॉडी जो है वो उस वाटर को कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट आ जाता है वाटर प्यूरिफाइंग के मेथड। तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। उसमें बॉइलिंग है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है एंड क्लोरीनेटिंग है, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। Which method is appropriate? पहले तो ये पता होना चाहिए। There are various methods of water purification and filtration. Some more effective at removing certain types of contaminants than other. मतलब बॉइलिंग और लेवल की आपको जो है वो स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, क्लोरिफिकेशन और तरह की करेगी, डिस्टिलेशन और तरह की करेगी, ठीक है। तो there are different these certain different methods are used to purify water at different level। मतलब different level पे हम purification करते हैं इस method से। Well said, there are contaminants in every water supply, ठीक है, हर water supply में contaminants होते हैं, ठीक है। The method of water purification and filtration you will use will depend on three things। तीन चीज़ों पे depend करती है। The state of your local water supply, ठीक है, मतलब लोकल वाटर सप्लाई की जो आपकी स्टेट है वो क्या है। द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। देन आप कॉस्ट देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो फिल्ट्रेशन यूनिट की और उसके हेल्थ बेनिफिट्स को चेक करते हो। उसके बाद बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो द जनरल एडवाइस इज टू बॉयल ऑल वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। जनरल एडवाइस यही है कि आपने जब भी पानी को कंज्यूम करना है तो आपने उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है, प्लस 1 मिनट फॉर एवरी 300 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। और जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे 1 मिनट आपने इसमें ऐड ऑफ करते जाना, ठीक है, अप टू अराउंड 5500 मीटर वेयर बॉइलिंग बिकम्स इनइफेक्टिव, ठीक है। और जो 5500 की ऊंचाई तक अगर हम पहुंच जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सबा ऐसे ही है, जब हम 5500 की रेंज के अंदर पहुंच जाते तो तब कहता है कि ये बॉइलिंग जो है ये आपके लिए नो मोर इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि फिर 5 to 10 मिनट्स फॉर एवरी 1 मिनट आपने ऐड करना है ना एवरी 300 अब मीटर अब जब आप जाएंगे सी लेवल के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5500 की ऊंचाई के ऊपर ये वाली जो आपकी टेक्निक है दिस इज नो मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। हमारा सी लेवल तो डेफिनेटली कम है कंपैरेटिवली, नॉट मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन हमारा सी लेवल से जो है वो क्या है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर हिल्स की तरफ नॉर्दर्न सिटीज की तरफ मूव करेंगे ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। जितना ग्राउंड लेवल पे मैदानी जगहों पे आते जाएंगे उतना कम होगा, ठीक है। सम होम वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम कैन रिमूव केमिकल कंटामिनेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट फेल टू इफेक्टिवली मोर माइक्रोबायोलॉजिकल वंस, ठीक है। अब जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हीट प्रोवाइड कर दी जाए लेकिन वो फिर भी किलिंग उनकी जो है वो इनएविटेबल रहती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या रीज़न होती है, क्योंकि उनका सर्वाइवल हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है, हाँ जी बिल्कुल मरियम ऐसे ही करना होता है। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो हाई लेवल पे ही वो सर्वाइव करते हैं, मतलब उनको जितनी मर्जी हीट आप प्रोवाइड कर दें वो नहीं, उनकी डेथ नहीं होती। Therefore these are not purifiers in the true sense of the word, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो बॉइलिंग है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अच्छा मेथड है। इसी तरह से डिस्टिलिंग की बात की जाए तो ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन इज कंसिडर्ड इन सम क्वार्टर टू बी द बेस्ट।
It removes the widest variety of the contaminants such as salts, chemicals, bacteria and other microorganisms from your water supply. अब जैसे कि हमें पता है कि जितना भी हैवी मेटल्स है आपके पास, आर्सेनिक है, ठीक है, कॉपर है, ये भी इसके अलावा कुछ मैग्नीशियम या कुछ ऐसी हैवी मेटल्स जो कि कैंसर का बायस बनती हैं, वो भी आजकल आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ में जो है वो मिक्स होती हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि मतलब अगर ये हैवी मेटल्स हमारे ड्रिंकिंग वाटर की कंजम्पशंस का पार्ट बन जाए, ठीक है, तो इनको रिमूव करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करना इम्पोर्टेंट है। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग ईजीली इस किस्म की हैवी मेटल्स से भी गेट रिड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हद है। अब वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसेस फ्लैट टेस्टिंग वाटर दैट इज स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्रेस मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड्स, ठीक है। अब डिस्टिलेशन के अंदर कुछ ऐसे नमकियात भी पानी में से निकल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को पानी से ही मिलने होते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है या ये इसकी एक लिमिटेशन है। Some doctors contend that this can lead to multiple mineral deficiencies within the body. However, some experts contended that most of the body's mineral needs are met through eating food, not drinking water. ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो सारे के सारे मिनरल जो कि डिस्टिलेशन, वाटर की डिस्टिलेशन के दौरान वाटर में से निकल जाते हैं, वो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत डॉक्टर ये कहते हैं कि मतलब जो मिनरल हमें चाहिए होते हैं वो हमें फूड की कंजम्पशन से मिल जाते हैं। सो देयर इज़ नो वरी अबाउट दिस कि आपने वाटर डिस्टिलेशन की तो यू आर एट स्टेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल, ठीक है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर ऑन द बॉडी इज स्टिल बीइंग हॉटली डिबेटेड, ठीक है। इसलिए अभी कह लें कि इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट रिसर्चर्स अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि आइदर बॉयलिंग से, डिस्टिलेशन से ये सब इम्पॉर्टेंट किस्म के मिनरल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं या कि वो फूड से कॉम्पनसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका क्लोरीनेटिंग, सुपर क्लोरीनेशन। दिस यूजेस ए हाई डोज ऑफ क्लोरीन बट लेटर न्यूट्रलाइजेस इट यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि अक्सर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब नल से पानी आता है, टैप से पानी आता है, तो उसमें क्लोरीन की एक ख़ास किस्म की पिंचिंग सी स्मेल जो है वो आ रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली उस वक्त क्या होता है कि कम्युनिटी को डिफरेंट फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज से बचाने के लिए जो आपके वासा वाले हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी लिटिल अमाउंट के अंदर उस क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लोरीन टैबलेट्स भी बाज़ समटाइम यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा यूज्ड अलोन दीज वुड नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट गार्डिया, इंस्टेड यूज ए फाइन फिल्टर एंड हाफ ए टैबलेट, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरी की पूरी गोली जो है वो आपने पानी के अंदर बहा दी या कह लो कि आपने पूरी की पूरी टैबलेट जो है वो आपने उसको वाटर का पार्ट बना दिया, तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। बल्कि आपने क्या करना है कि आपने उसको यू कैन से कि हाफ टैबलेट या उसका एक हाफ पेपर जो है फाइन फिल्टर पेपर जो कि उन्होंने यूज़ किया होता है क्लोरीन बेस्ड, उसको यूज़ करना है आपने। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास, अब वाटर बोर्न डिजीज़ की हमने बात करें। अब इट डिपेंड्स कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, स्नेल है या साइक्लोप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले वायरल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, पोलियोमाइलाइटिस है, रोटा वायरस डायरिया है। ये वो डायरियाज की टाइप्स हैं जो कि क्या है, जो कि फूड बॉर्न से आगे स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में आपके पास मोस्टली टाइफाइड आप सुनते हो, पैराटाइफाइड फीवर है, बेसिलरी डायसेंट्री है, कॉलरा है, आपके पास इकोलाई है। तो ये वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरियल कैटेगरीज के अंदर आते हैं और ये भी आपके पास डायरिया कॉज करवाते हैं। देन प्रोटोजोअल में आपके पास एमीबियासिस है, जियार्डियासिस है, हेलमिंथिक ग्राउंड वर्म है, थ्रेड वर्म है, हाइड्रेटेड डिजीजेज है। ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। स्नेल में आपके पास शिस्टोसोमेसिस आ जाता है, साइक्लोप्स में आपके पास गुनिया वर्म आ जाता है और फिश टेप वर्म आ जाते हैं। ये सारी के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने डिटेल डिजीजेस के साथ करवाए थे। वाटर रिलेटेड डिजीजेस में आपके पास अब जिस तरह से एक्यूट एंड क्रॉनिक होते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट, इसी तरह से इसके पोल्यूटेंट्स के भी
एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। डिजीज एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट यूज ऑफ वाटर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती हैं, जैसे 1 ग्राम फ्लोराइड, ठीक है, वो पर लीटर वाटर के अंदर बेनिफिशियल होता है डेंटल हेल्थ के अंदर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ्लोरीन की मिकदार हो जाएगी, आइदर वो वाटर के अंदर या किसी भी उसके अंदर कंटेंट के अंदर मौजूद है, तो वो क्या कर देगी, आपके टीथ्स की स्ट्रक्चर्स को ख़राब करना शुरू कर देगी। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में आपके पास मलेरिया आ जाता है और फाइलेरिया आ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आपके पास हार्डनेस ऑफ द वाटर हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद अब आपने देखना है कि आपने वाटर की क्वालिटी का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है या उसका क्या स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो कहता है द गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिकमेंडेड बाय WHO इन 1939, 1993 एंड 1996, उसमें उसने डिफरेंट वेरिएबल्स को फॉलो किए। नंबर 1 एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, केमिकल एस्पेक्ट्स हैं और आपके पास रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें आपके पास टर्बिडिटी आ जाती है, यानी आपके पास जो नेफ्लोमीट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है, इसको NTU स्टैंड्स फॉर नेफ्लोमीट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए वाटर का। कलर जो है वो फ्री फ्रॉम कलर, ठीक है, अप टू ट्रू कलर यूनिट 15 TCU, ठीक है। टेस्ट एंड कलर ऑर्डर की बात करें, प्लेजेंट टू टेस्ट एंड नो ऑर्डर, ठीक है। टेम्परेचर कूल वाटर इज मोर पैलेटेबल, ठीक है, कूल वाटर जो है वो ज़्यादा पैलेटेबल है। अब ये उसने कुछ एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट आप लोगों को बताया हुआ है। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्लोराइड है, तो क्लोराइड वो कहता है अप टू 200 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर होना चाहिए, यानी अगर 1 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर क्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो 200 मिलीग्राम होनी चाहिए। कैल्शियम जो है वो 100 to 300 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। उसके बाद ओके, सोडियम जो है वो कहता है 200 मिलीग्राम पर लीटर आपके पास होना चाहिए। सल्फेट जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जिंक आपको उसने बताया है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। मैंगनीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है। कॉपर 1 मिलीग्राम पर लीटर है। एल्यूमिनियम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है। और पीएच वैल्यू जो है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट के अंदर जो आती है वो आपके पास 6.5 to 8.5 आ जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन नो गाइडलाइन इसके बारे में उसने इधर टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए। तो ये इसके एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं।
कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म फ्री होने चाहिए, आपके जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई हैं फ्री होने चाहिए, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है वो फ्री होने चाहिए। वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स फ्री होना चाहिए, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में प्रोटोजोआ नहीं होने चाहिए, हेलमेंट्स नहीं होने चाहिए, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, अब जिसमें कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म है। सेवरल रीजंस फॉर चूजिंग कॉलीफॉर्म इंडिकेटर्स ऑफ द fecal pollutions are easy to culture. Even single E. coli can be cultured in 100 ml of water. यानी कि जो सिंगल कल्चर ये है कि आप उसको 100 ml ऑफ वाटर के अंदर आप E. coli को ग्रो करवा सकते हो या कल्चर करवा सकते हो। दे आर फॉरेन टू द वाटर एंड जनरली नॉट प्रेजेंट टू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन कैन एक्सक्रीट 200 to 400 बिलियन E. coli, यानी कि अगर नॉर्मली एक ह्यूमन की बात की जाए तो वो टोटली वन डे के अंदर जो है वो 200 to 400 बिलियन के हिसाब से E. coli एक्सक्रीट करता है, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन का भी नॉर्मल हो रहा है। सो देयर इज दिस नेचुरल प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो नेचुरली प्यूरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए होती। दे लिव लॉन्गर देन अदर पैथोजन, और दूसरे पैथोजन के मुकाबले में ये ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकते हैं। Fecal streptococci, it is the confirmatory test for the fecal contamination, ठीक है। Sometimes very rarely E. coli does not present in water, but if present streptococci then there is 100% fecal contamination। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि E. coli जब भी मौजूद होंगे तब भी contamination पाई जाएगी, अगर streptococci मौजूद है तो तब 100% जो है it is sure कि fecal contamination मौजूद है। Then we will talk about Clostridia। कहते हैं स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडिया आर हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिसइंफेक्शन, यानी कि इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं आपके ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। सो इफ ओनली द स्पोर्स ऑफ द क्लॉस्ट्रीडिया इज प्रेजेंट, ठीक है, इन वाटर, इट शोज फीकल कंटेमिनेशन टेकन्स प्लेस इन रिमोट टाइम, ठीक है। मतलब इट शोज के मतलब काफ़ी अरसे से जो है वो फीकल कंटेमिनेशन आपकी ड्रिंकिंग वाटर के साथ चलती आ रही है, बट ये पुरानी हो गई है। Virological aspects में drinking water should be free from any virus infectious to man. At level of 0.5% FRC, all pathogenic virus will be destroyed, including hepatitis A. But when bleaching powder mixed with 2.5 gram mixed with 1000 ml of water, then free radical chlorine will be 0.7% लीटर इन ए वाटर, ठीक है। मतलब जब आपने ब्लीचिंग पाउडर में क्योंकि क्लोरीन होती है और अगर आप उसको 2.5 ग्राम की ब्लीच को लेके आप उसको 1000 ml वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसकी डिसइंफेक्शन करवाते हैं ताकि वायरस फ्री हो जाए, तो उसके अंदर जो आपके पास फ्री रेडिकल क्लोरीन है वो 0.7 लीटर वाटर के अंदर ऑलवेज मौजूद रहती है, ठीक है। देन प्रोटोजोअल आ जाते हैं, उसमें आपके पास एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, जार्डिया लैम्बिया है। बोथ शुड नॉट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड बोथ स्लो एंड रैपिड सैंड फिल्टर आर इफेक्टिव इन रिमूविंग प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसमें आपको स्लो एंड रैपिड जो सैंड फिल्टर्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं इन दोनों प्रोटोजोआ को रिमूव करने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट हेलमेंट्स, तो उसमें राउंडवर्म आ जाते हैं, फ्लैटवर्म आ जाते हैं, इवन सिंगल एग भी आ जाता है और लार्वा भी आ जाता है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है डिजीज इन मैन। शुड नॉट बी इन वाटर। गुनिया वॉर्म शिस्टोसोमेसिस इज हैजर्ड ऑफ अनपाइप्ड वाटर सप्लाई एंड सोर्स प्रोटेक्शन इज द बेस्ट अप्रोच इन प्रिवेंशन, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास जो है वाटर सप्लाई के अंदर फंजाई आ सकते हैं, अलजी आ सकते हैं, अगर आप अपने पाइप्स को क्लीन नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं अपनी फिल्ट्रेशन को, उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं और टर्बिडिटी भी दे सकते हैं। केमिकल जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं वो आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, साइनाइड है, फ्लोराइड है, लेड, मर्करी, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड सिलीनियम, ये सारे के सारे क्या हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। और ऑर्गेनिक इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और आपकी फर्टिलाइजर्स से निकलने वाले ये जो हैं पेस्टिसाइड्स ये भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आर्सेनिक वो कहता है अप टू 0.01 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है, कैडमियम 0.03 माइक्रोग्राम हो सकती है, क्रोमियम 0.05 ग्राम हो सकती है, साइनाइड 0.07 हो सकता है, फ्लोराइड 1.5 हो सकता है, लेड 0.01 हो सकता है, मर्करी जो है वो आपकी 0.001 हो सकती है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जो है वो
50 माइक्रोग्राम हो सकता है और सिलीनियम 0.01 हो सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट का उसने टेबल बनाया हुआ है जिसमें उसने कार्बन टेट्राक्लोराइड उसने बताया कि 2 माइक्रोग्राम पर लीटर के अंदर मौजूद है। विनाइल क्लोराइड 55 है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद है वो ऑक्सीलिनेज है, 500 और टॉल्यूएंस है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये पेस्टिसाइड्स है जो कि आपके फर्टिलाइजर से या आपकी फील्ड से जो निकलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी फसलों को दी जाती हैं। लियानेड है, मेथिक्लोर है, पेंटाक्लोरोल्फिनोल है, हेप्टाक्लोर है, डीडीटी है, ठीक है, क्लोरडेना है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो मेथोजाइक्लोर है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। एयर पोल्यूटेंट्स की जो है वो हम लोग कल बात कर लेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स से इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।